कवि आलोक धनवा जी ने पतंग कविता के माध्यम से प्रकृति का सुंदर चित्रण, खास तौर से शरद ऋतु का वर्णन किया है। स्वच्छ सुंदर आसमान में उगते हुए सूर्य का मनमोहक वर्णन, बच्चों की धूम, आकाश में उड़ती पतंगे, मंद मंद बहती पवन बच्चों के मन में एक उमंग पैदा करती है। सबसे तेज बौछारे गई, भादों गया सवेरा हुआ। भादों के महीने में तेज बारिश होती है, मतलब काले बादलों से आसमान घिर जाता है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। आसमान में बिजली की गड़गड़ाहट और चमक के साथ तेज बौछारें गिरती हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि भादों का महीना अब समाप्त हो चुका है और शरद ऋतु का आगमन हो चुका है। भादों का महीना होता है 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच। ठीक, ये तारीखें ऊपर नीचे होती रहती हैं क्योंकि हिंदी महीनों के हिसाब से ये महीने चलते हैं। ठीक है, तो कवि कहते हैं सबसे तेज बौछारें गई, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। वे कहते हैं कि बारिश का मौसम तो समाप्त हो चुका है, अब शरद ऋतु आ गई है। तो शरद ऋतु का आगमन इतना स्वच्छ और सुंदर है, वातावरण हो गया है, इतना उज्जवल हो गया है आसमान, ऐसा लगता है मानो कि उदित होते हुए सूर्य को जब हम देखते हैं तो कैसा लगता है, खरगोश की लाल और भूरी आंखों जैसा। ठीक, शरद आया पुलों को पार करते हुए। वे आगे कहते हैं कि शरद का उज्जवल मास यानी कि महीना इस तरह से उमंग, उत्साह और चमक से भरपूर होकर चारों तरफ छा गया है, ऐसा लगता है मानो कोई उत्साही बालक, इसमें उदित होते हुए सूर्य की उपमा दी गई है किसी चंचल बालक से। तो कवि कहते हैं ऐसा लगता है मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करते हुए, जिस तरह से सूर्य धीरे 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 उदित होता है, आसमान में आता है, सेम उसी तरह से कोई उत्साही बालक चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए कई पुलों को पार करते हुए, जोर जोर से घंटी बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीली इशारों से बुलाते हुए आया हो, यानी कि उसने आसमान में अपना प्रवेश किया हो। ठीक, कहने का आशय यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है और खेलने के इशारे हैं। आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, घर में ही रहना पड़ता है उनको, क्योंकि चारों तरफ का वातावरण गीला गीला बारिश जैसा होता है और बच्चों को इंडोर गेम ही खेलने होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अभी शरद ऋतु का उदित होता हुआ सूर्य क्या इशारे कर रहा है, बच्चों को बाहर बुलाने के इशारे कर रहा है। कैसे? अपनी तेज गति से साइकिल चलाते हुए और घंटी बजाते हुए वो बच्चों को बुला रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों की झुंड को, किसको बुला रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों की झुंड को बुला रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। कवि कहते हैं कि शरद ऋतु ने आकाश को इतना स्वच्छ और मुलायम कर दिया है कि वो बच्चों को इशारे कर रहा है, किस लिए? आकाश में पतंग उड़ाने के लिए। आगे भी कहते हैं कि
दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। शरद ऋतु ने आकाश को इतना मुलायम कर दिया है, वातावरण को इतना मुलायम कर दिया है कि सबसे हल्की चीज, इट मीन्स पतंग की उपमा दी है उन्होंने, सबसे हल्की चीज पतंग आकाश में उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। वे कहते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज, आपने देखा होगा कि पतंग का कागज बिल्कुल अलग होता है। नॉर्मली हम बुक्स एंड नोटबुक्स का कागज देखते हैं, कई तरह के जितने भी हमारी स्टेशनरी होती है, ये होते हैं कागज, उनसे सबसे अलग होता है पतंग कागज। बहुत हल्का होता है, प्लस रंगीन भी होता है, तरह तरह के रंग होते हैं पतंग में। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज और हल्का और रंगीन कागज आसमान में उड़ सके, ऐसा स्वच्छ और सुंदर वातावरण हो गया है शरद ऋतु के आगमन से। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, इतना स्वच्छ, सुंदर और मुलायम कि उसमें बांस की पतली कमानी भी उड़ सके। देखा होगा आपने, ये पतंग जो है ना, ये क्या है, बांस होता है, ठीक है। और बांस तो क्योंकि बांस होता है, हैवी होता है, भारी होता है, लेकिन पतंग में जो बांस लगता है वो लकड़ी एकदम पतली होती है, ठीक है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कभी कल्पना करते हैं कि शरद ऋतु ने वातावरण को इतना मुलायम कर दिया, इतना सुंदर कर दिया है कि फिर से वातावरण एकदम सुहाना हो जाए, बच्चों के शोर से मनमोहक हो जाए, किलकारियों से, उनकी आवाजों से, और आकाश में उड़ती हुई नाजुक पतंगों से आसमान भर जाए। और जब हम इस तरह से आसमान को देखते हैं जिसमें पतंगे होती हैं रंग बिरंगी कई तरह की, जब हम अपनी आंखों से इस तरह से ऊपर देखते हैं आसमान को, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हों। आगे है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास रोई को कहते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कभी कहते हैं कि बच्चे इतने नाजुक होते हैं, उनके पैर इतने नाजुक होते हैं, मुलायम होते हैं कि उनको खरोंच आती है, उनको चोट लगती है तो उन्हें इसका एहसास नहीं होता है। वे इतने बेचैन होते हैं, इतने बेसुध होते हैं, मस्त होते हैं, इतने तल्लीन हो जाते हैं इस पतंग के खेल में कि वे पूरी पृथ्वी को नाप डालते हैं, इधर से उधर दौड़ते हैं, पतंगों को लूटते हैं। आप सबको पता है कि पतंगों का गेम कैसा होता है, ठीक। जब भी दौड़ते हैं वे शुद्ध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है जिसकी आवाज बहुत मीठी होती है, मधुर होती है, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि जब भी पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी धरती पर वे सारी धरती को नापना चाहते हैं, सारी धरती पर घूमना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती है कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों का बोध तक नहीं होता, उसका एहसास तक नहीं होता। वे छतों पर इस तरह से दौड़ते हैं मानो वे बहुत नरम हो। कहने का मतलब है छतें ऊंची नीची होती हैं, छोटी बड़ी भी होती हैं, लेकिन उन्हें कोई फिक्र नहीं होती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से, अक्सर जब भी चलते हैं तो उनके पैरों की जो ध्वनि होती है, जो आवाज होती है, वो कैसी लगती है, मृदंगी के मधुर संगीत की तरह, ठीक है। और जब भी पेंग भरते हुए, पेंग भरने का मतलब है जब हम झूला झूलते हैं तो पैरों से हम झूले को आगे बढ़ाते हैं, पेंग देते हैं, इट मीन्स उसकी
गति को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो बदन होता है, शरीर होता है, एकदम लचीला हो जाता है, ठीक है। तो कभी यही कहते हैं कि पेड़ की लचीली डाल से लटककर लचकीली गति से झूल रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है उन्हें देखकर। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और इस समय अनेक खतरों से वो खेलते हैं, रिस्क उठाते हैं, और ऐसे समय में उन्हें कौन बचाता है? खेल के दौरान जो संगीत निकलता है, जो रोमांच होता है, जो जिस तरह से वो प्रफुल्लित होते हैं इस खेल के दौरान, मस्त रहते हैं, विशुद्ध हो जाते हैं पतंग को उड़ाते समय। और इस समय उन्हें उनका ये खेल के प्रति प्रेम ही उन्हें बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। और इस सिचुएशन में उन्हें पतंगों की ऊंचाइयां, उनके हाथ में तो डोर होती है, आसमान में पतंग होती है, और इस दौरान वे सिर्फ एक डोर के सहारे खुद को गिरने से संभाले रहते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ रंध्रों का मतलब है छिद्र, ठीक, जो रोम छिद्र होते हैं जो शरीर में, इसका मतलब वही है। और पतंगों की ऊंचाइयों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं आसमान में पतंगों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कहने का मतलब है कि पतंगों के इस खेल में यदि वे गिर भी जाते हैं, ठीक, कई तरह के खतरे मोल लेने के बावजूद यदि उन्हें खरोंच आ जाती है, वो गिर जाते हैं और बच जाते हैं, तो उनका उत्साह दोगुना बढ़ जाता है। वे निडर होकर, निडर मतलब बिना डरे, सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहने का मतलब है कि वे और अधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। जिस तरह से सुबह सुबह सूरज निकलता है, उदित होता है, और अपने प्रकाश से, अपने किरणों से वो संपूर्ण वातावरण को उत्साहित कर देता है, सुनहला कर देता है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है, और तब वे अपने पैरों से, अपने बेचैन पैरों से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, घूम लेना चाहते हैं। अपने इसी उत्साह, व्यग्रता, चंचलता और स्फूर्ति के कारण वे संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। अपने पैरों के नीचे पृथ्वी को पाकर उत्साहित होते हैं। उनके अंदर एक उत्साह जागृत हो जाता है।